सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमें काफी कमाल की या फिर कह सकते हो अब तक की दूंगा वर्ल्ड की दी फर्स्ट हॉरर दूंगा उसका आगाज करने वाले हैं, जिसे देखकर भाई तुम्हें प्योर वाइब एंड चिलनेस फील होने वाली है। डर क्या होता है ये तुम्हें इसके हर एक एपिसोड में पता चलेगा। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर काला साया चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हर काला साया बुरा नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अपने पीछे एक बहुत ही बड़े फॉर्चून या फिर डिजास्टर को पीछे छोड़ जाते हैं। इन्हें पाने वाला नसीब वाला होता है, लेकिन जिनके हाथ में भी वो चीज लगती है ना, या तो उनकी फैमिली बर्बाद हो जाती है या फिर वो आबाद हो जाते हैं। एक ऐसा साया जो कि पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद करने की दम रखता है। हंसता खेलता परिवार रातों रात कैसे उजड़ जाता है और आने वाली पीढ़ियों में कौन सा कर्ज छोड़ जाता है, ये सारी चीजें आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि गाइस, ये टिपिकल कल्टिवेशन स्टोरी से बिल्कुल ही अलग है। ये अपने आप में एक ऐसी यूनिक सीरीज है जहाँ पर तुम्हें भर भर के फॉल्क हॉरर से लेकर हॉरर मिस्ट्री, रिवेंज, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, हिस्टोरिकल एक्शन और घोस्ट, इनका ऐसा खौफनाक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा ना कि बीच बीच में तुम्हारे शरीर में ये ठंडी लहर दौड़ा देगी। अब तक इन दोनों में हमने एक्शन, फाइट, लव, ड्रामा ट्रामा सब कुछ देखा है। नहीं देखा है तो बस हॉरर, प्योर हॉरर। और अगर तुम भी मेरी तरीके से हॉरर एलिमेंट के फैन हो ना, तो भाई ये सीरीज तुम्हारे लिए बनी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। बिकॉज़ हे गाइस, इट्स मी आनिया, तुम्हारी दोस्त और इस चैनल की होस्ट। आज तुम्हारे लिए फैंटास्टिक सी दोंगा का ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें तियानजिन सिटी के बारे में बताया जाता है, जहाँ एक नरेटर वॉइस बताने लगती है कि तियानजिन हमेशा से ही एक ऐसा शहर रहा है कि जिसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए जाना जाता है। क्योंकि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो कभी भी इस शहर में आके खुद को मास्टर नहीं बुला सकते, क्योंकि यहाँ पर गुजारा करने के लिए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए। वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे वो हाथ की बनाई हो या हाथ की सफाई हो, हर एक चीज हो सकती है। लेकिन आज हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं उसे तो सफर करना बहुत पसंद है। एक ऐसा मुसाफिर जो कि हमेशा ट्रेजर की तलाश में रहता है। ट्रेजर हंटिंग उसका पेशा है। एक ऐसा टैलेंट कि जिसके चलते उसकी आंखें ट्रेजर को किसी भी जगह पे तलाश कर सकती है। आम आंखें जिसे नहीं देख सकती, लेकिन उसकी आंखों से बच नहीं सकता, क्योंकि वो इतना ज्यादा माहिर है कि वो कर्मा के फिक्स पैटर्न को ब्रेक करके वो डेस्टिनी तक को चेंज कर सकता है। जिसके चलते हेवन के अंडर में कोई भी ट्रेजर्स उसके हाथ से फरार हो ही नहीं सकता। उसकी शार्प आंखें जो कि किसी भी चीज में ट्रेजर को ढूंढ सकती है, और उसके ये मजबूत हाथ जो कि कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। अब इसी के साथ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी बात चल रही है, जो कि यहाँ पर एक चूहे को देखते साथ ही पहचान लेता है कि भाई इसके अंदर ट्रेजर है। और जिसके बाद यहाँ पे अपने गैट के जरिए से हमला करवा के वो उस चूहे को अपने पास रख लेता है। नरेटर वॉइस आगे बताने लगती है कि वो असल में 4 गॉड्स ऑफ तियानजिन में से एक है, जिसे कि गॉड ऑफ वेल्थ कहा जाता है। नाम है जिसका दाओ ज़नलोंग। अब यहाँ पे दाओ ज़नलोंग की एबिलिटी ये है कि वो चलते चलते ना बीच रास्ते में वो इनविजिबल भी हो सकता है, और यहाँ इतनी तेजी से वो मूव करता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती। बेसिकली यहाँ पे काई सिटी का जो स्टोरी टेलिंग हॉल है, वहाँ पर इसी दाओ ज़नलोंग की कहानी सुनाई जा रही थी। ऑडियंस जब कहानी सुनती है ना, तो भाई उनके अंदर इतना जोश आ जाता है कि चारों तरफ उसके ही नाम हो रहे थे। अब नरेटर आगे बताने लगता है कि अगर हमें इस कहानी को अच्छे से जानना है तो हमें लूनार मंथ के 12वें महीने में जाना होगा, क्योंकि वहीं से तो सब कुछ शुरू होता है। फाइनली वक्त में इतने पीछे जाने के बाद कहानी शुरू होती है दाओ मेंशन से, जहाँ दाओ मेंशन के अंदर जश्न का माहौल था। तभी दाओ जिनशान की यंगर डॉटर यानी कि उसकी बेटी यंग जुनहा को हम देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश थी, जो कि यहाँ अपनी माँ और बच्चे के साथ खेल रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद वो घर से बाहर जाती है, जहाँ चारों तरफ जश्न में लोग आए हुए थे, क्योंकि आज यहाँ पे दाओ जिनशान और उसके बेटे दोनों का बर्थडे था। अब दाओ जिनशान जो कि दाओ फैमिली का पैट्रियार्क भी है, वो मेहमानों को यहाँ पे वेलकम कर रहा था। चारों तरफ बस खुशियां खुशियां नजर आ रही थी, और किसी एंगल से लग ही नहीं रहा था कि यहाँ का सिनेरियो इतना ज्यादा डार्क हो जाएगा कि आगे चलकर ये स्टोरी बहुत ज्यादा हॉरिबल बन जाएगी। दाओ फैमिली के एस्कॉर्ट्स भी बहुत ज्यादा सुस्त थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी होने वाला है कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब तभी पैट्रियार्क सभी को संबोधित करते हुए बताने लगता है कि हमारी दाओ फैमिली सदियों से बिजनेस करती आ रही है, लेकिन इस बार हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। और जब जब ऐसा होता है तो हम अपने फैमिली ट्रेडिशन और जो एंसेस्टर्स के टेक्निक्स है उन्हें हमेशा याद करते हैं। अब ये कहते साथ ही वो अपना भाषण शुरू कर देता है, और यहाँ उसकी बातें सुनकर ना जो लोग यहाँ पे आए थे मेहमानों में, वो लोग बात कर रहे थे कि क्या तुमने नोटिस किया, अब जो पैट्रियार्क है दाओ फैमिली के, ये थोड़ा ना अपने शब्दों को चुन के बोलते हैं। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलते कि बाद में इनको पछताना पड़े। और असल बात पता है क्या है, अंदर से खबर तो ये आ रही है कि इनको कोई बिजनेस से फायदा नहीं हुआ है। असल में पैट्रियार्क के तो कुछ और ही कारनामे चल रहे हैं। जो सुन के दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो, जिसमें वो बताती है कि भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अब जाहिर है अंदर से खबर आ रही है तो झूठ थोड़ी होगी, वरना इतनी जल्दी कोई रईस कैसे बन सकता है। खुद सोचो, असल में कहा यह जा रहा है कि वो सीक्रेटली ट्रेजर हंटिंग करते हैं, और ट्रेजर हंटिंग में जाकर ही जो ट्रेजर्स मिलते हैं उन्हीं से ये इतने मालामाल हुए हैं। अब इनकी बातें इतनी तेज हो जाती है कि पैट्रियार्क के कान में भी थोड़ी थोड़ी बातें जाने लगती है, तो वो यहाँ पे इन सबको चुप करवा देता है। बट सडनली यहाँ का मौसम चेंज होने लगता है। अचानक से काले बादल और तेज आंधी आ जाती है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर इतनी जल्दी मौसम कैसे बिगड़ सकता है, वो भी
रात के इस वक्त तभी यहाँ पर उनके जो लैब डॉग्स थे ना, जो कि यहाँ पे उबासियां ले रहे थे, और अचानक से एक डैगर सीधा दरवाजे के बीच से जा लगता है जिसपे खून लगा हुआ था, और बाहर से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। पैट्रियार्क गेट की तरफ देखता है, दरवाजा खुलता है और भाई यहीं से असली खेला शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिटिल चू जैसे ही सामने देखती है ना एक काफी दरिंदे से पर्सन को, जिसकी आंखें ही काफी थी किसी की जान लेने के लिए, वो पूरी तरीके से सहम जाती है। काफी सारे असैसिन्स आ जाते हैं, धारदार हथियारों से लैस ये नकाबपोश जिसको भी देखते हैं उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। जो लोग भी यहाँ आज की इस खुशी में दाओ मेंशन के अंदर शिरकत करने आया था, वहाँ से बस उसकी लाश ही बाहर जाती है। सब के सब मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अब वो फैट गाय जो कि वुल्फ बैंडिट का एक मेंबर है, वो यहाँ पर तो भाई लोगों को इतना ब्रूटली मारता है कि उनका नामो निशान तक नहीं मिल पाता, और इसीलिए इसे द वुल्फ रूल हम कहा जाता है। इसी के बाद बारी आती है वुल्फ बैंडिट का एक और मेंबर, जिसके बाद बारी आती है स्कारफेस की, जो कि इससे भी और ज्यादा डरावना था। अब तभी यहाँ पे लिटिल शू जो कि सहम चुकी थी, पीछे से एक बंदा आकर उसे थोड़ा संभालता है और यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे इन बैंडिट्स ने ना पीछे के रास्ते को जानबूझ के खुला छोड़ दिया था, ताकि लोग यहाँ से जो कि बच के निकल रहे थे वो जैसे तैसे करके निकल पाए, और फिर आधे रास्ते इनका खेल खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे बहुत ब्रूटली लोगों को मारा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो दाओ फैमिली का पैट्रियार्क है वो चुपचाप ये नजारा देख रहा था, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे कौन आया है। अब तभी यहाँ पे स्कारफेस सभी से कहने लगता है कि दोस्तों चलो जल्द से जल्द इन सबको मिटा दो, जिसके बाद भाई यहाँ से पैसा लूट कर हम साथ में उसे स्पेंड करेंगे। लेकिन सडनली एक गोली चल जाती है, जिसके चलते स्कारफेस जो कि मस्त यहाँ पे जाम पी रहा था, वो घड़ा ही फूट जाता है, और यहाँ सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैट्रियार्क के लोग मैदान में उतर चुके थे और उन्होंने बाजी संभाल ली थी। अब यहाँ पे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने भी बैंडिट्स थे ना वो सबके सब डर के मारे कांप रहे होते, बट सडनली पीछे से एक काफी सॉलिड ऑरा वाला पर्सन इनके बीच एंट्री मारता है, जिसके चलते अब यहाँ जो सोल्जर्स थे ना उनका गला सूख जाता है। इतनी ठंडी लहर ये दौड़ा देता है कि यहाँ पैट्रियार्क सब कुछ अपने लोगों पे छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे जो कमांडर था वो समझ आता है कि सब कुछ अब मुझे ही देखना पड़ेगा, और तभी वो कहने लगता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, दाओ मेंशन ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पर आकर तुम, पर भाई इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसे मौका कहाँ देता है। यहाँ वो बंदा निकालता है अपनी तलवार को और सीधा इनकी बंदूकों को काटते हुए ना इनकी गर्दन उड़ा देता है। सारे के सारे एक स्ट्राइक से वहीं पे ढेर हो चुके थे, और यहाँ इनकी डेड बॉडी से जो ब्लड ऑरा निकलती है ना उसे अब्सॉर्ब करके इसे बड़ा मजा आ रहा था। ये था वुल्फ बैंडिट का चीफ कैप्टन व्हाइट फेस वुल्फ। यहाँ पे हल्की ऑरा को अब्सॉर्ब करती है ना, इसके जो बालों का कलर है ये हल्का सा रेड हो जाता है। अब यहाँ पे सबके अंदर ना एक ऐसी ठंडी लहर दौड़ चुकी थी कि सबके सब पीछे हटने लगते हैं। मौत का डर इनके अंदर ऐसे जम चुका था कि इनके हाथ पैर मूव ही नहीं करते, और जिसके बाद एब्सोल्यूट स्लॉटर ऐसे मचाते ये लोग कि सबको मौत के घाट उतार कर इनका सोना लूटने के लिए चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो व्हाइट फेस वुल्फ था ना उसका इंटरेस्ट तो किसी और चीज में था। अब तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दाओ मेंशन के अंदर काम करने वाली लेडी उसे यहाँ पे हर चीज की खबर देती थी कि असल में दाओ फैमिली के अंदर कहाँ कितना सोना रखा हुआ है। तो जब वो दाओ फैमिली के 6 वास्ट जो हॉर्स शू शेप्ड के गोल्ड इनगॉट्स है उनके बारे में बताती है ना, तो उसे डर लगता है कि कहीं इसका नाम जाहिर ना हो जाए। तो वो कहने लगती है कि शायद मुझे इसके बारे में आपको नहीं बताना चाहिए था। अब इस लेडी का नाम साइदा जी है, और जैसे ही यहाँ पे हम देख पाते हैं कि व्हाइट फेस्ड वुल्फ ये सुनता है ना तो वो यहाँ पे उठ के बैठ जाता है। अब वो समझ आती है कि ये गुस्से में आ चुका है, तो वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि कैसे ना कैसे करके उसे यहाँ पे मना करती है, और कहने लगती है कि प्लीज मेरे लिए मत जाओ ना। लेकिन वो यहाँ पे उसे धक्के मार के गिरा देता है और कहने लगता है कि तुम दाओ जिंगशन के कुछ ज्यादा ही लॉयल हो, क्यों है ना। और तभी प्रेजेंट टाइम में ये सारी बातें सोचकर वो चिल्लाते हुए अपना ऑर्डर सबके सामने पेश करता है कि मुझे हर हाल में दाओ जिंगशन यहाँ चाहिए, इसके अलावा सबको मौत के घाट उतार दो। अब तभी यहाँ पे लिटिल चू को उसकी मदर उसके छोटे भाई को पकड़ा देती है और टेबल के अंदर छिपा देती है, और कहने लगती है कि अपने छोटे भाई को और अपना खास ख्याल रखना। अब तभी दरवाजा पीटते हुए ये सारे जो बैंडिट्स है ये अंदर आ जाते हैं, और लिटिल चू के पेरेंट्स यहाँ पे बुद्धा के सामने प्रे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी स्कारफेस वाला वो बैंडिट आते साथ ही इन सभी को मौत के घाट उतार देता है, मार मार के इनसे पूछ रहा था कि बताओ सारा सोना कहाँ छिपा के रखा है। लिटिल चू को बहुत डर लग रहा था, वो रो रही थी क्योंकि उसके नजरों के सामने बेरहमी के साथ उसके पेरेंट्स को ऑलमोस्ट मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो रोना चाहती थी लेकिन मुंह बंद कर लेती है। यहाँ पे लिटिल चू देख पाती है कि उसकी माँ ने तो दम तोड़ दिया था और उसके फादर को ये लोग बहुत बुरी तरीके से बांध के रखते हैं। उसके गर्दन पे तलवार रख के उससे सवाल कर रहे थे और वो एक एक का जवाब दे रहा था, और तभी जिस डेस्क के अंदर उसे छिपाया गया था उसी डेस्क के ऊपर स्कारफेस वाला वो बंदा हमला कर देता है, और उस डेस्क को आधा तोड़ चुका था। लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी जगह थी कॉर्नर वाले एरिया में जाकर यहाँ पर लिटिल चू अपने भाई के साथ छिप जाती है। लेकिन हमला इतना ज्यादा जोरदार था कि जो खुफिया रास्ता है ना वो खुल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सा टनल था। अब यहाँ पे ये लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक इसी टनल के पास एक छोटी सी दरार जैसी जगह थी जो कि बहुत छोटी सुरंग थी, जो कि रेंग कर निकलने के लिए बनी थी, और लिटिल चू अपने भाई को लेकर उसी के अंदर से रेंगते हुए निकल जाती है। इस दौरान उसके फादर को घसीटते हुए ये लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पे कुछ खास मिला ही नहीं था। अब यहाँ पे पैट्रियार्क दाओ को ना
सीधा घसीटते हुए व्हाइट फेस वुल्फ के पास ले जाया जाता है, जो कि यहाँ पर उसके मुंह पर खाने की प्लेट फेंकते हुए कहने लगता है कि तुम लोग इतना ज्यादा अमीर हो, आज तो यहाँ पे जश्न का माहौल था ना, तो इतना बकवास खाना किसके लिए रखा है? हाँ, लगता है कि खाने के मामले में तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है या फिर तुम्हारा लक ही खराब है। तभी पैट्रिया कहने लगता है कि हमारी दाव फैमिली ने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तुम्हारे अगेंस्ट कोई ग्रज होल्ड नहीं करते, तो आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पे वो उसके करीब आ जाता है और कहने लगता है शायद तुम्हें पता नहीं कि भेड़िए हमेशा भूख लगने पे शिकार नहीं करते, कभी कभी उनका मन होता है शिकार करने का। अब चुपचाप बताओ आखिर वो 6 बड़े बड़े घोड़े के नाल शेप के गोल्स कहाँ रखे हैं? ये सुनकर यहाँ पे पैट्रिया के होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? ये तो हमारी दाव फैमिली का सीक्रेट है। जिस पे वो कहने लगता है कि अच्छा, लगता है कि तुम अपने इस महबूबा के बारे में भूल चुके हो, हाँ, जैसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तभी यहाँ पे उसे साईदा जी का ख्याल आता है। अब यहाँ पे तभी थोड़ी देर पहले हम सीन देख पाते हैं जब साईदा जी यहाँ पे व्हाइट फेस वुल्फ से कहने लगती है कि अब मैं सीधा जाकर अथॉरिटीज को इसके बारे में बता दूंगी, जिसके बाद वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो तो उसे उसी पल मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ पे साईदा जी के बारे में सारी बातें सुन करना उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी वो कहने लगता है कि साईदा जी, तूने ये अच्छा नहीं किया, मुझे लगा था कि शायद तू मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी, लेकिन तूने तो मुझे धोखा दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बताओ आखिर वो कहाँ है? जिस पे वो अपनी उस ब्लेड को ना सीधा उसके आर पार कर देता है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है मौके पे। और वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके पास भेज रहा हूँ, जाके खुद ही पूछ लेना। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसकी जो ब्लेड थी ना, वो यहाँ जो पैट्रिया की ब्लड थी उसे अब्सॉर्ब करने लगती है, जिसके चलते पैट्रिया बिल्कुल सूख चुका था। और यहाँ जो व्हाइट फेस वुल्फ है ना, जब उसकी ब्लड और को अब्सॉर्ब करता है तो उसके बालों का एक थोड़ा सा हिस्सा ना, कॉर्नर वाला, वो वापस से रेड हो जाता है। उसे बड़ा मजा आता है लोगों को मारने में। यहाँ उसकी ब्लेड जिसका नाम तान लांग सेवर है, यहाँ पे वो अपना कमाल दिखा चुका था और वो उसकी गर्दन को भी उड़ा देता है। अब तभी यहाँ पे स्कार कहने लगता है कि पर बॉस, हमने सबको तो मार दिया, अब हमें सोना कहाँ मिलेगा? तभी यहाँ पे उस रूस्टर को देखते हुए वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, तान लांग सेवर हमें जरूर रास्ता दिखाएगा। अब तभी यहाँ पे उन लोगों को बताने लगता है कि जो चिकन ब्लड होता है ना, वो यंग एनर्जी में बहुत ज्यादा रिच होता है, इसके अंदर भरपूर अमाउंट में यंग एनर्जी होती है और जमीन के अंदर स्ट्रॉन्ग गोल्ड एनर्जी को अगर ये एनकाउंटर करता है तो हमें इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली इन लोगों को जो मुर्गे का घर था ना, जो अस्तबल के पास वाला जो एरिया था, वहाँ पे काफी अमाउंट में सोना मिल जाता है। इसे लेते साथ ही ये सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे व्हाइट फेस वुल्फ कहने लगता है कि आज से दाव फैमिली का सारा सोना बाई फैमिली का हुआ, जो कि कभी असल में हमारा ही हुआ करता था। तभी यहाँ पर हमें उसी मिस्टीरियस बॉक्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे पैट्रिया के रूम से गिर चुका था। अचानक से इसके अंदर से एक रेड शैडोइश फिगर बाहर आती है, जो कि यहाँ से उड़ के काफी दूर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुनहुआ भी अपने भाई को लेकर यहाँ से दूर निकल चुकी थी। इन लोगों ने इसके घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और दूर से वो ये सारा नजारा देख रही थी। इमोशनल थी, आंखों में बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन तभी उसके भाई को देखकर वो सारी तकलीफें भुला देती है। इसी के साथ गाइस कहानी 10 साल आगे जाती है। अब हमारी लिटिल शू बड़ी हो चुकी थी और उसका छोटा भाई जिसका नाम दाऊ जनलोंग है, वो भी अब बड़ा हो चुका था और वो कहने लगता है कि दी, बीते 10 सालों से ये चीज मेरे पास है, लेकिन आज भी इसकी साउंड बिल्कुल पहले जैसी है ना? ये कहते हुए वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, जो देखकर उसकी बहन भी काफी ज्यादा खुश थी और कहने लगती है कि बचपन से ही तुम इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते आए हो, मुझे पता था कि ये तुम्हें आगे चल के भी ऐसे ही पसंद आएगा। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा फेवरेट खिलौना जो है ना, तुम्हें होश संभाले हुए 10 साल से ज्यादा हो चुका है और तब से ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा अजीज है। अब तभी यहाँ पे दरवाजे पे एक बंदा दस्तक देता है और वो दरवाजा पीट के बिल्कुल अंदर आते हुए कहने लगता है, हाँ तो फाइनली मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। इस बंदे का नाम असल में जो अर्मिन है और ये असल में दाऊ जनलोंग का ब्रदर इन लॉ है। और यहाँ वो बिल्कुल किसी नशेड़ी की तरह एक्ट करते हुए कहने लगता है कि तुम मुझसे डर के नहीं छुप सकता, बाहर निकल। यहाँ पे बेसिकली वो एक चूहे को पकड़ने में लगा हुआ था, जो देखकर यहाँ पे जो दाऊ जोंगलन है वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं जरा हमारे जीजा जी की मदद करके आता हूँ। यहाँ पे तभी जनलोंग पीछे से जाता है और दूसरे छेद से ना आग लगा के उस चूहे को बाहर निकालता है और वो चूहा बाहर आते साथ ही यहाँ पे भाई उसके जीजा के ना बहुत गलत जगह पे काट के भाग जाता है। बेचारा यहाँ पे लड़खड़ाते हुए जमीन पे गिर जाता है और उस चूहे को इतना कोसता है कि यहाँ पे तभी जनलोंग को बीच में आना पड़ता है और कहना लगता है कि अरे जीजा जी छोड़ो ना उस बेचारे को, क्यों ना हम लोग टाउन में जाकर कोई अच्छा खासा काम ढूंढते हैं, इससे हमें थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे और खाने पीने के लिए चीजें भी खरीद लेंगे। तभी यहाँ पे उसके पेट से ना गुड़गुड़ की आवाज आती है, जो सुनकर उसका जीजा कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे काम मिल जाता या फिर मैं हमारे लिए कोई ढंग का काम होता तो मैं यहाँ पर उस चूहे के पीछे दौड़ता, हाँ उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता। वैसे भी ओल्ड मास्टर जेंग के फादर जिनका फ्यूनरल अभी तक मनाया जा रहा है, इसके चलते भाई काम काज बिल्कुल बंद है, पर मेरे ख्याल से हमें ना 2 चूहे पकड़ के उसके कॉफिन में डाल देना चाहिए, जिसके चलते भाई हमारा काम का बंदोबस्त हो जाएगा। वैसे भी झाड़ फूक करने में हम माहिर है। अब यहाँ पे ये लोग बातचीत कर ही रहे होते कि तभी सडनली यहाँ पर अचानक से पटाखे के फूटने की आवाजें आती है और लोग कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द उस स्ट्रेंज टाइप की दिखने वाली चिड़िया को पकड़ो, उसे हम यहाँ से जाने नहीं दे सकते। अब जीजा साला बाहर निकलता है
उस बर्ड को देखने के लिए, लेकिन तभी यहाँ धक्का लगते साथ ही उसका जीजा जमीन पे जा गिरता है और वो यहाँ पे ज़ेनलोंग से कहता है कि मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाके पकड़ो। ये कहते हुए वो सबसे पहले उसके पीछे चला जाता है। अब तभी यहाँ पे ज़ेनलोंग की जो सिस्टर है वो यहाँ पे उसको आवाज देती है। इस दौरान उसके गोद में रखा जो सिलाई का सामान था वो गिर जाता है और तभी वो अपनी दी से कहने लगता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जिस पे वो हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि अपने जीजे का भी ख्याल रखना। ये कहते हुए वो उसके हाथ में ना 4 खजूर रख देती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जाते हुए ना एक खजूर उसके मुंह में डाल देता है और एक स्टाइल के साथ उसके सामने खाते हुए उसे अलविदा कहता है। और जिसके बाद वो भी अपने जीजे का साथ देने के लिए निकल पड़ता है और कहने लगता है कि जीजे मेरे लिए तो रुक जा। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि ये जो शेडो जैसा क्रिएचर था, ये जो स्ट्रेंज टाइप की जो बर्ड थी, ये एक पुराने मेंशन के अंदर जाके घुस जाती है और ये असल में जो दाओ फैमिली का एंसेस्ट्रल हॉल है वो जगह थी जिसे कि अब दाओ विलेज कहा जाता है। यहाँ पे जैसे ही लोग देखते हैं ना कि ये काला साया इसके अंदर गया है तो ये लोग प्लानिंग करते हैं कि ये कोई भूतिया साया है, हमें इसे जल्द से जल्द जला के राख करना होगा क्योंकि आग से हर काला साया दूर हटता है। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, पूरे के पूरे घर को ही उड़ा दो। कि तभी यहाँ पे जो हेड चीफ है ना इस विलेज का वो आगे आता है और मानना पड़ेगा जिस हिसाब से ये दौड़ते हुए आता है ना, दद्दू के हड्डी में भाई बहुत दम है। तभी वो कहने लगता है आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ये हमारा एंसेस्ट्रल हॉल है, क्या तुम हमारे एंसेस्टर को डिस्टर्ब करना चाहते हो। अब ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग उस इविल वर्ड को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो और सच में उसने तो हमारा जीना हराम करके रखा है, पर इसका कोई ना कोई और रास्ता तो जरूर होगा। पर तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जीजा आ जाता है, रात साथी से मार के लिटा देता है और साथ ही देखने लगता है कि आखिर ये काला साया गया तो गया कहाँ। तभी भाई जीजा आते साथ ही मतलब ऐसे भाव खाने लगता है कि चुपचाप मेरे सामने आ जा, मैं बता रहा हूँ, वरना अगर मैं तेरे सामने आ गया ना फिर तो मुझसे छिप नहीं सकता। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही विलेज चीफ आते और कहने लगते हैं कि अरे जाओ एरमियन, क्या तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ पता है। जिस पे भाई वो तो ना मतलब लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज बोल दी यहाँ पे और तभी वो कहने लगता है कि हाँ पता है, ये बहुत खतरनाक है, ये एक ऐसा काला साया है जो कि बुढ़ऊ तुम्हारे अंदर घुस के ना तुम्हारी अतड़ियां बाहर निकाल लेगा। इसका साया भी किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसकी मौत तो निश्चित है और अगर किसी घर के अंदर ये चला जाए तो वो घर कोलैप्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सबके अंदर बिल्कुल दहशत भर चुकी थी। तभी यहाँ पे वो आग को और ज्यादा भड़काते हुए कहने लगता है कि और हाँ मैं तो बताना भूल गया, अगर इसने तुम्हें काट लिया ना तो तुम्हारे सारे पैसे वैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारी 7 पुश्ते कंगाल हो जाएंगी। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हारे बाप दादा को किसी ने काटा था क्या। अब ये सुनकर तो भाई उसकी बोलती भी बंद हो चुकी थी। तभी पीछे से जो यहाँ पे विलेज चीफ है वो आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि ओल्ड सू एक बात बताओ, क्या क्या तुम कुछ कर सकते हो, क्या तुम इसे डील कर सकते हो। जिसपे भाई वो इतना भाव खाता है कि यहाँ से मतलब अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाने लगता है और कहने लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे विलेज चीफ उसके पीछे जाता है तो वो वापस से यू टर्न लेते हुए कहता है कि अरे बहुत मुश्किल काम है। तभी यहाँ पे विलेज चीफ कहने लगता है कि देखो ओल्सू, अगर तुम इस चीज से हमें छुटकारा दिलाते हो ना तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरा का पूरा विलेज तुम्हें पैसों से तौल देगा। अब पैसे का सुनते साथ ही भाई जीजा इतनी जल्दी यू टर्न मारता है कि भाई सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि अरे काम हो गया, बस यूं समझो, क्या बात करते हैं, बस आप मुझ पे छोड़ दो। और तभी वो यहाँ पे ज़ेनलोंग को इशारा करता है और वो सीधा अंदर की ओर जाने लगता है। तभी हम यहाँ पे 3 बच्चों को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे कहने लगता है कि जब भी कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, ये जो हमारे विलेज में फ्रीक्स है ना, इन फ्रीक्स की फैमिली उसमें जरूर इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे वो जो फैट बॉय जो कि काफी ज्यादा चबी है उसका नाम है दाशीदू और जो मिडिल में कैरेक्टर है जो कि ये सारी बातें कर रहा था इसका नाम लिटिल लिू है, जैसे कि शाओ ड्यूजी भी कहते हैं। साथ ही यहाँ पे उसका दोस्त जो ज्यूजी है वो भी यहाँ पे मौजूद था और ये तीनों मिलकर ना बहुत ही स्ट्रेंजली यहाँ पे ज़ेनलोंग और उसके जीजे को घूरने लगते हैं। भाई पता नहीं जीजे को क्या दौरा पड़ता है, यहाँ पे आते साथ ही वो अनाप शनाप बातें करने लगता है, 7 चक्कर मारने लगता है, पता नहीं क्या कुछ करता है, उछलते कूदते हुए बंदरों की तरह एक्ट करता है। तभी और ज्यादा माहौल को हैवी बनाने के लिए ना वो यहाँ पर ऊट पटांग से मंत्रों का जाप करने लगता है। कहने लगता है कि हे परम शक्ति आत्मा, मैं तुमसे विनम्र विनती करता हूँ कि धरती में आओ, हमारे मसलों को सॉल्व करो। जिसके बाद वो बुरी शक्तियों को कमांड करता है कि बाहर निकलो वरना आज तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये कहते साथ ही वो सीधा ज़ेनलोंग के पीछे जाकर उसे धक्का देता है और कहने लगता है पर मैं तो भूल गया, ये तो दाओ फैमिली का एंसेस्ट्रल हॉल है और मैं तो एक आउटसाइडर हूँ ना, मेरा तो सरनेम भी दाओ नहीं है, तो जाहिर है जिसका सरनेम है वही आगे जाएगा। ये कहते हुए वो पतली गली से कट लेता है और अपना मुंह फेर लेता है ज़ेनलोंग से। अब ज़ेनलोंग आगे नहीं बढ़ता तो वो यहाँ पर ठुमका लगा के ना उसे धक्का मारता है और कहने लगता है कि हाँ जाओ जाओ, बहुत अच्छे, चिंता मत करो, मैंने अपने मंत्रों का जाप बहुत ही अच्छे से कर लिया है। ऐसी पकड़ करी है ना कि वो इविल स्पिरिट यहाँ से निकल ही नहीं सकती, वो काला साया अंदर दर्द के मारे तड़प रहा है, तुम्हें बस अंदर जाना है और जाके इसे पकड़ लेना है, समझे। अब तभी यहाँ पे वो थोड़ा कतराता है तो वो उसके कान के पास जाकर कहने लगता है कि यार अगर हमें पैसे मिल गए तो तुम्हारी बहन को हम नए कपड़े देंगे, अच्छी जगह इलाज कराने ले जाएंगे, सोच क्या रहे हो। अब वो जैसे अपनी दीदी का सुनता है ना उसे काफी ज्यादा
बुरा लगता है और वो सीधा बिना किसी चीज के परवाह किए उस घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो एंसेस्टर हॉल में पहुंचता है, वहाँ पे काफी ज्यादा धूल थी और एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज भी। और तभी जैसे ही वो अपनी नजरें ऊपर करता है ना, इसे यहाँ ऊपर हवा में ना एक बच्चा लटकता हुआ नजर आता है, जो कि वहाँ बांस के बड़े वाले पिलर से लटक के झूल रहा था, रोते हुए कहता है कि प्लीज कोई मुझे बचा लो। यहाँ पे ज़न लोंग जैसे ही देखता है ना वो बच्चा ऐसी डेस्परेट सिचुएशन है और उसे रोता हुआ देखकर तो इसके दिमाग में ना मतलब इसका दिमाग काम ही नहीं करता और वो इमीडिएटली यहाँ पे बांस की सहायता से ऊपर चढ़ते हुए डेस्परेटली इसकी मदद करने के लिए चाहता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई नहीं कि आखिर ये बच्चा ऊपर पहुंचा कैसे। जिसके बाद वो लटक लटक के उस बच्चे के पास जाता है और जाते साथ ही ना अपना हाथ बढ़ा देता है और कहता है कि बच्चे मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यहाँ पे वो बच्चा भी अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है ना, उस बच्चे का मासूम रोता हुआ चेहरा एकदम ना भयानक सा बन जाता है, इतना भयानक कि वो देख के डर जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। अब जैसे वो हाथ छोड़ता है ना, वो बच्चा वापस से रोने लगता है और जमीन पे गिरते साथ ही यहाँ पे चारों तरफ एकदम घनघोर अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ से उस बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। लेकिन अगली पल ना वो जैसे खिलखिला के हंस रहा था, जैसे कि उसे बड़ा मजा आ रहा था। और तभी पीछे से उसे किसी के चलने की आहट फील होती है। वो पलटता है तो एक परछाई जैसा फिगर उसे नजर आता है। तो यहाँ वो चिल्लाते हुए कहता है कि श्याओ लीजी, क्या ये तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, क्योंकि ये काला साया बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ये सुनकर वो श्याओ लीजी का रूप ले लेता है और कहता है कि क्या खतरनाक? अब जैसे ही वो पीछे हटता है तभी वो बच्चा उस मोटे बच्चे का शेप ले लेता है और उसके पास आकर डराता है। ऐसे ही करते करते उन तीनों बच्चों का रूप लेते हुए ना वो उसे ना ऐसे डराने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि क्या सच में मैं इतना खतरनाक हूँ? अब अचानक से ये सारे बच्चे इतने क्रीपी से फेस बनाने लगते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ से वो उसे घेरने लगते हैं और उनमें से इनके जो बड़े बड़े फिगर है ना, कोई अपनी मुंडी मटका लेता है, कोई अपने हाथ मोड़ लेता है और यहाँ पे उनकी ये जो आंखों की पुतलियां थी ना, ये तक उल्टी हो जाती है और सफेद हो चुकी थी। इनके चेहरे फटे पुराने लग रहे थे और ये लोग हंसते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? तुम लोग तो असल माइंड में फ्रीक हो, जरा अपने हाथ पैर देखो। यहाँ पे ज़न लोंग अपने हाथ को चेक करता है और सच में बतख के जैसे पैर होते हैं, बिल्कुल वैसे इसके हाथ थे। अब तभी यहाँ पे वो बच्चा कहने लगता है कि दाओ फैमिली ने बहुत बड़े गुनाह किए और इसी की सजा तुम्हें मिल रही है। धीरे धीरे करके ना इनका शेप बहुत बड़ा हो जाता है और वो बच्चा जो कि अब तक डरा रहा था, वो अपना ऐसे मुंडी ना टेढ़ी कर लेता है और रेंगते हुए उल्टा उसकी तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि तुम लोग फ्रीक्स हो, तुम्हारे पूर्वजों ने जो कर्म किए उनकी सजा तो मिल के रहेगी, तुम लोग श्रापित हो, तुम तो अपने माँ बाप सबको खा गए, कोई नहीं बचा। हाँ, ये कहते हुए वो उसके ना माइंड से खेलने की कोशिश करता है। लेकिन ज़न लोंग जो कि काफी ज्यादा विल पावर वाला है, तभी उसकी नजर पड़ती है उस पहले बच्चे पे, जो कि अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट करके ना बहुत क्रीपी वे में स्माइल करता है। ज़न लोंग कहने लगता है कि अच्छा, तो ये सब कुछ तेरा किया था राया, और मैं बता दूं कि मैं तुझसे नहीं डरता। ये कहते हुए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक मोटा वाला बच्चा उसे पकड़ लेता है और हवा में ना ऐसे उसकी बॉडी को झुला देता है। तभी दूसरा बंदा उसके हाथ पकड़ लेता है। अब ऐसे ही काफी देर तक इसके शरीर के साथ खींचातानी चलती रहती है। बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी अचानक से इसकी बॉडी जमीन पे जा गिरती है और वो मोटा सा बच्चा अपने पैरों तले से रौंदने लगता है और उसके फैमिली के बारे में ना वो बहुत बुरा भला कहता है कि तेरा जीजा वो तो एक नंबर का ठग है, धोखेबाज है, और तेरी वो बहन जो कि अपने पैरों पे खड़ी तक नहीं हो सकती, तू और तेरी पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, सबके सब इस पूरे विलेज के ऊपर डिजास्टर लेके आओगे, तुम्हारा मरना निश्चित है और आज हम सबसे पहले तुझे मारेंगे, जिसके बाद तेरी पूरी फैमिली को ना ऐसे कुचल कुचल के मार देंगे। यहाँ पर ज़न लोंग निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। सडनली द मोमेंट वो हार मानने वाला था, उसे तभी अपनी सिस्टर का ख्याल आता है और तभी वो यहाँ पर अपनी पूरी चीज जान लगा के उन सबको अपने आप से दूर करते हुए एक लकड़ी को अपने हाथ में थामते हुए उसके पैर से ना खुद को आजाद कर लेता और कहने लगता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता। अब तभी यहाँ हमें बचपन का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जब यहाँ पे जो लिटिल चू थी ना, वो अपने भाई को लेकर यहाँ से निकल रही थी। बर्फीला मौसम था और अचानक से यहाँ उसके सामने घोड़े पे सवार होकर एक मिस्टीरियस फिगर आ जाता है, जो कि अपनी भारी आवाज में कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, दौलत का कोई परमानेंट ओनर नहीं होता। अब तभी यहाँ पर उस बर्फीले वादी में ना एक बूढ़ा सा आदमी अपीयर होता है और ये वही आदमी है जो कि उसे देखकर बात कर रहा था। यहाँ पे लिटिल चू से देखते साथ ही डर जाती है। तभी यहाँ पर वो उसके भाई को देखता है जो कि रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आंखों से खून निकल रहा है, अजीब सा वो क्रिएचर लग रहा था। तभी वो एक छोटे से एग को ना क्रैक करते हुए उसके मुंह में डालता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये एग तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगा और तुम्हें क्योर करेगा। अब वो एग सीधा उसकी आंखों में जा गिरता है, जिसके चलते थोड़ी देर में उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं और किसी नाइट कैट आई जैसा वो दिख रहा था, काफी खूबसूरत थी। यहाँ पे उसकी बहन भी देख के हैरान थी। अब यहाँ पे ओल्ड मैन ये उसके हाथ को देखकर कहने लगता है कि इसके तो ड्रैगन क्लॉज है, मतलब कि ये वही डेस्टिन्ड चाइल्ड है, वो लड़का जो कि आगे चलकर दुनिया की हर एक दौलत, हर एक ट्रेजर को हासिल करेगा। यहाँ पे लिटिल चू से लेकर जाने लगती है और उसे जाता हुआ देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि दाओ फैमिली में और एक ऐसा बच्चा, इसे तो असल में ज़ैन जनरेशन से बिलोंग करना चाहिए और शायद मुझे भी इसके नाम के लिए और शायद मुझे इसके नाम के लिए भी कैरेक्टर लॉन्ग का यूज करना चाहिए। तो ठीक है, आज से इसका नाम दाओ ज़ैन लॉन्ग होगा। अब तभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में ज़ैन लॉन्ग वापस से इनसे फाइट करना शुरू कर देता है। एक के पैर में मार कर वो पहले उसे लंगड़ा करने की कोशिश करता है, जिसके चलते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका थप्पड़ जाके उसका जो दूसरा दोस्त था ना उसे जा लगता है। अब यहाँ एक
एक एक करके इनको निपटाने के बाद इसका मेन टारगेट था वो जो काला साया था जो कि यहाँ पर बच्चे का फॉर्म लेके आया था, उसे जैसे तैसे निपटाना होगा क्योंकि ये सारे इल्यूजन्स वही कास्ट कर रहा है। अब तभी वो दौड़ते हुए जाता है और सीधा अपना डंडा उठाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। सडनली वो एक शैडोइश फिगर में बदल जाता है और चारों तरफ बस धुआं हो चुका था। अगले ही पल काला साया यहाँ से कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। तभी यहाँ पे जीजा आकर उसके पीछे से उसे हाथ देता है, लेकिन वो डर के मारे अपने जीजे को ही ना दबोच लेता है, जिसके चलते वो चिल्लाता है और कहने लगता है कि यार ये मैं हूँ तेरा जीजा। अब जैसे ही वो अपने जीजे को देखता है ना तो वही वो उन्हें छोड़ देता है और कहने लगता है कि जीजे आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे बॉस पे भड़क जाता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ पे आने का शौक नहीं है, मैं तुम्हारा बाहर तब से इंतजार कर रहा था लेकिन तुम तो अंदर ऐसे घुसे कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मुझे आना पड़ा चेक करने। उसका कान पकड़ देता है और मरोड़ते हुए कहता है कि बता अब करेगा ऐसा। जिस पे वो कहता है अरे जीजा माफ कर दो, ये जो इविल स्पिरिट है ना ये किसी का भी रूप ले सकती है, मुझे लगा कि शायद इसने आपका रूप ले लिया। तो बस अब ये सुनते साथ ही जीजा ना उसके गले में जो तावीज था उसे दिखाते हुए कहने लगता है कि अच्छा जरा देखता हूँ वो इविल स्पिरिट, जरा ट्राई करके तो देख, उस साए के मैं छक्के छुड़ा के रख दूंगा। अब तभी यहाँ पर उसे अपने शरीर में काले निशान दिखते हैं, जो देखकर यहाँ पे जो ज़ेनलॉन्ग है वो अपने शरीर को चेक करता है और उसके शरीर में भी ऐसे ही निशान पाए जाते हैं। तो वो समझ आता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हमारी खैर नहीं। अब यहाँ पे अपने जीजे का हाथ पकड़ के वो भागने लगता है, लेकिन अचानक से दरवाजा गायब, चारों तरफ घनघोर अंधेरा और यहाँ पे ये जो डार्कनेस थी ये बढ़ती ही जा रही थी। अचानक से यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जलने लगती है और यहाँ एक बहुत बड़े से स्कल का फेस दिखाई देता है। तभी यहाँ पे उसे कुछ फील होता है और ज़ेनलॉन्ग सीधा अपने जीजे को दूर पटक देता है और पीछे से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। तो देखकर भाई जीजे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो यहाँ पे ज़ेनलॉन्ग के कंधे चढ़ जाता है और उसके कान को पकड़ते हुए मरोड़ते हुए ना उसे किसी गाड़ी की तरह यूज करते हुए कहता है कि भाग मेरी धन्नो। जिस पर ज़ेनलॉन्ग कहने लगता है कि जीजे बच्चे की जान लोगे क्या, मुझे आपके ऊपर सवार होना चाहिए। जिस पे वो कहने लगता है कि यार मेरी बूढ़ी हड्डियां, मैं तुझे कैसे उठाऊंगा, भाग जा। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये जो जंगली सा मॉन्स्टर था ना ये एक जायंट सा चूहा था, यानी कि एक बहुत बड़ा सा रैट, जो कि यहाँ पे जीजे के तशरीफ पे ऐसा हमला करता है कि जीजा यहाँ पे हवा में जंप करता है। भाई उसके पीछे का मतलब सारा नजारा खोल के रख दिया था उस चूहे ने, लेकिन इस चक्कर में एटलीस्ट वो ऊंचाई की जगह में पहुंच तो गया था। तो यहाँ पे ज़ेनलॉन्ग कहने लगता है कि जीजे भाग ऊपर भाग, लेकिन यहाँ पे इस चूहे की पता नहीं क्या ही दुश्मनी थी जीजे से कि भाई वो उसके तशरीफ के पीछे पड़ जाता है, बार बार उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे जैसे तैसे करके ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये चूहा भी उनके पीछे आ जाता है। अब तभी यहाँ पे ज़ेनलॉन्ग कहने लगता है कि हम दोनों अलग अलग होकर भागेंगे। यहाँ पे ये लोग करते भी ऐसा ही है, लेकिन ये चूहा भी बहुत ज्यादा समझदार था। अचानक से ये ना ये अपनी बॉडी के दो हिस्से कर लेता है, इसकी बॉडी से एक दूसरा खूंखार चूहा बाहर आता है। अब वो दोनों चूहे अलग अलग होकर इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, जो देखकर जीजे उसे कोसते हुए कहने लगते हैं कि तेरा बकवास आइडिया, तूने क्या बोला था, हमारे पीछे दो चूहे पड़ गए हैं। लेकिन यहाँ पे भागते भागते जैसे तैसे ज़ेनलॉन्ग एक रस्सी का यूज करते हुए उस चूहे को दबोचते हुए ना सीधा नीचे की ओर आ जाता है, जहाँ पर काफी सारे कैंडल्स और जो इंसेंस स्टिक्स होती हैं वो यहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे देखकर वो समझ नहीं पाता कि आगे करूँ तो करूँ क्या। तब तक जीजा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे बचा ले ज़ेनलॉन्ग, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। और तभी वो रस्सी को पकड़ते साथ ही लटकते हुए इस ओर आ जाते हैं और जैसे ही उससे टकराते हैं ना तो पीछे एक बहुत बड़ा सा बाउल रखा था जिसके ऊपर काफी सारी राख मौजूद थी। और वो चूहा जो कि हवा में जंप करते हुए इनके ऊपर हमला करने आता है, अचानक से ये राख सीधा उसके मुंह में जा गिरती है, जिसके चलते वो चूहा बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर जमीन पे जा गिरता है। तभी यहाँ पे ये देखकर ज़ेनलॉन्ग और जीजा दोनों हैरान थे। और तभी ज़ेनलॉन्ग कहने लगता है कि कहा ऐसा चाहता है कि एंसेस्टर हॉल में जो अगरबत्तियों की राख है उसके जरिए से इविल स्पिरिट्स को दूर किया जा सकता है। अब तभी वो दौड़ता है सीधा बाकी सबकी तरफ और यहाँ पे जो बाउल रखी थी उसे उठा लेता है और अपने जीजा को भी यही सलाह देता है कि एक एक बाउल उठा लो, इसकी राख से हम इनकी छक्के छुड़ा देंगे। अब जीजा जैसे उठाता है ना उससे पहले एक पीछे से चूहा आकर उसे दबोच लेता है और जिसके बाद उसके सामने भाई जीजे को निकल जाता है और जीजे की टोपी बस थूक के मारता है यहाँ पे ज़ेनलॉन्ग के फेस पर। ये देखकर वो भागने लगता है और तभी भागते भागते सीधा नीचे जा गिरता है और यहाँ पे जो थोड़ी राख और यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी थी उनका यूज करते हुए ना सीधा यहाँ पे आग लगा देता है उसके चेहरे पे। और तभी आग के चलते यहाँ पे वो जो चूहा था उसके अंदर से वो काला साया बाहर निकलता है और वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है, जो देखते साथ ही ज़ेनलॉन्ग कहने लगता है कि अच्छा तो फाइनली अपने ट्रू फॉर्म में आ ही चुका है। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ में उस कैंडल होल्डर को पकड़े हुए ना हवा में जंप करता है और सीधा उसके फोरहेड पे ना उसे धसा देता है, जिससे एक बैकलैश उसे भी फील होता है। वो खुद को अपने बचपन में पाता है जब वो अपने चाइल्डहुड में एंजॉय किया करता था। जैसे उसकी आँख खुलती है उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। उसे एक तितली नजर आती है, लेकिन अचानक से वो तितली मर जाती है और उसका खून जिन फूल पे गिरता है वो फूल मुरझा जाते हैं। पीछे से लोग कहने लगते हैं कि ये तो एक नंबर का कर्स चाइल्ड है, एक ऐसा बच्चा है जो कि पैदा होते साथ ही अपने माँ बाप को खा गया, जिसने कि अपने पूरे के पूरे विलेज को तबाह कर दिया। ऐसा डिजास्टर ये अपने साथ लाया। ये कहते साथ ही ना उसके ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगती है। लोग उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो कि उसके साथ खेलना चाहते थे, लेकिन खेलने के बजाय वो उसे मार रहे थे। पर तभी उसकी बहन आकर ना उसकी जान बचा लेती है। अब यहाँ पे वो अपनी बहन की पूरी जिंदगी को याद करता है कि उसने बस एक बेवकूफ से शादी कर ली ताकि वो मुझे और आपको अपना पाए और हम दोनों को कभी कुछ ना कहे। हाँ, अब शादी वाले दिन उसकी बहन उससे कहने लगती है कि अब हमारे पास रहने के लिए घर भी होगा और वहाँ हम आराम से रहेंगे। और फिर वो उसे अपने बाहों में लेते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से हम लोग एक खुशहाल जिंदगी
जिएंगे। और यहाँ उसने अभी भी अपने हाथों में उस कैंडल होल्डर को थामे रखा था और वो बड़े प्यार से कहने लगती कि शहर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सिस्टर है ना, मैं वादा करती हूँ। अब गाइस यहाँ पे ना इस नाम से बस इसे वही लोग पुकारते हैं जो कि उसे पसंद नहीं करते। जो लोग उसे फ्रीक्स कहते हैं, बहुत ही बुरा भला कहते हैं, वो लोग उसे ज़ेनलोंग के बजाय फ्रीक शेर कह के बुलाते हैं। अब यहाँ पे जैसे वो ये वर्ड सुनता है ना अपनी सिस्टर के मुंह से, वो समझ आता है कि ये उसकी बहन नहीं है और वो कहने लगता है कि नहीं, तुम मेरी सिस्टर हो ही नहीं सकती है, तुम वही ईविल हो। जिसके बाद वो उस आयरन कैंडल नीडल से अपने सिस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते उसकी बॉडी से तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन रिलीज होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। यहाँ पे वो कमजोर पड़ने लगता है लेकिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे करके उसकी बहन का पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। उसके फेस से बड़े बड़े नुकीले कांटे निकलते हैं जो कि आग से तपे हुए थे और अगले पल वो इविल स्पिरिट अपने ट्रू फॉर्म में आते साथ ही यहाँ पे चीखने चिल्लाने लगती है और यहाँ पे बर्ड के फॉर्म में आते साथ ही वो उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे ज़ेनलोंग और तेजी से उस चीज को उसके अंदर घुसा देता है, जिसके चलते एक जोरदार एक्सप्लोजन और वो इविल स्पिरिट यहाँ से गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब तभी एक बर्ड का ना एक मेटल स्टैचू गिरता है ऊपर से, जैसा कि ज़ेनलोंग अपने पास रख लेता है। तभी अपने जीजे को देखता है जो कि भाई यहाँ पर अभी भी उस ट्रॉमा से गुजर रहा है। ज़ेनलोंग की सिस्टर ना उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रही थी और बेचारा यहाँ पे बाप बाप कहते हुए उसे माफी मांगता कहने लगता है कि मैं आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ना पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, ना ही मैं ज़ेनलोंग को आगे से परेशान करूंगा, ना ही उसे शेर कहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यहाँ पे भाई अपने जीजे को पागल होता हुआ देखकर वो जाता है और घुमा के एक जोर का लगाता है। इसके चलते भाई जीजे अपने सेंसेस में आ जाते हैं और तभी जैसे ही वो आ जाते हैं तो वो कहने लगते हैं कि तुमने कुछ सुना क्या? जिस पे वो कहता है कि हाँ सब कुछ। जिस पे वो कहता है कि अरे वो तो मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। और ये क्या है तुम्हारे हाथों में? चलो अच्छा है तुम्हें खिलौना मिल गया, यही तुम्हारी सैलरी, अब घर जाओ चुपचाप, मैं बाकी पैसे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे ज़ेनलोंग अपने रास्ते निकल जाता है लेकिन रास्ते में हम ओल्ड मैन ही को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ज़ेनलोंग के सामने ना एक ट्रेजर इंस्पेक्टर बन के आया हुआ था और उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि लड़के आखिर तुम्हें ये लोहे की चिड़िया कहाँ मिली? जिस पे वो कहने लगता है कि अरे ये, और जब भी वो उसे छुपा लेता है और कहने लगता है कि बस मुझे विलेज के एक पेड़ के पास मिली थी लटकी हुई, मैंने इसे उतार लिया और अब मैं इसे पिघला के कोई चीज बनाने के लिए जा रहा हूँ। अब ये कहते साथ ही वो जाने लगता है। तभी वो कहने लगता है कि अरे वाह क्या इत्तेफाक है, मैं पता है ऐसे भंगाड़ों को कलेक्ट करने के लिए तो निकला हूँ जिनसे मैं कोई नई नई चीजें बनाता हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे इसे चुपचाप दे दो। अभी यहाँ पे ज़ेनलोंग चुपचाप यहाँ से निकल जाता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि यार मैं फ्री में थोड़ी ले सकता हूँ। तो वो उसे कहने लगता है कि अरे हाँ मुझे ख्याल आया, मैं फ्री में थोड़ी लूंगा, तो मुझे वो लोहे की चिड़िया दे दो, बदले में मैं तुम्हें ये लजीज और सबसे जायकेदार तंदूरी चिकन का ये पीस दूंगा। बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? भाई उसे भूख तो वैसे ही लगी थी जोरों की और जैसे ही वो तंदूरी चिकन सुनता है भाई उसके मुंह में सुनामी आ चुकी थी, ऐसे लार टपकाते हुए आ जाता है। पर तभी उसे ख्याल आता है कि ठीक है मैं ट्रेड करूंगा लेकिन मुझे एक नहीं बदले में 3 लेग पीस चाहिए। जिस पे भाई वो भी चालाक था, कहने लगता है कि है मैं तो तुम्हें एक छोटा बच्चा समझ के एक लेग पीस दे रहा था, वरना इसके लिए तो कोई हड्डी भी ना थे, मत दो मुझे, जाओ। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही ज़ेनलोंग निकल जाता है और कहने लगता है कि ठीक है मत लो फिर। अब ये सुनकर भाई वो दौड़ते हुए इसके सामने जाता है, कहने लगता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है तुम दे दो, चिंता मत करो, बाकी के 2 पीसेस ना मैं तुम्हें कल दे दूंगा, तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पे ज़ेनलोंग कहने लगता है कि ठीक है मैं एक तो रख लूंगा लेकिन बाकी दोनों के बदले में मुझे कुछ और चाहिए। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि अब तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? जिस पे भाई वो सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे एक सीधा और सच्चा जवाब चाहिए। अब यहाँ पे वो ओल्ड मैन और सीरियस हो जाता है। अभी ज़ेनलोंग कहता है कि मुझे बताओ फिर इस आयरन बर्ड के पीछे कौन सा राज छिपा हुआ है कि जिसके चलते तुम इतने ज्यादा डेस्परेट हो? वैसे भी पूरा गाँव इससे छुटकारा पाना चाहता है लेकिन तुम यहाँ इसके पीछे पड़े हुए, कोई तो बात होगी। जिस पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि ठीक है तो फिर गौर से सुनो, असल में इस आयरन बर्ड को आयरन टर्टल डव कहते हैं जो कि एक इविल ऑब्जेक्ट है, लेकिन तुमने इसे मार गिराया और अभी भी अपने हाथों में तुमने इसे पकड़े रखा है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी आधी लाइफ स्पैन सेकंड्स में गायब हो चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारा आधा फॉर्च्यून भी तुम्हारे हाथ से जा चुका है और अगर तुमने ऐसे इसको होल्ड करके रखा तो तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे। ये कहता साथ ही वो जाने लगता है। तभी ज़ेनलोंग कहता है कि पर तुम्हारा क्या, तुम्हारी उम्र तो मुझसे भी बहुत ज्यादा है, फिर तुमने अगर इसे पकड़ लिया तो तुम तो आधे सेकंड भी ना जिंदा रहो। उस पे ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ। अब ये सुनकर ज़ेनलोंग उसके हाथ पर बने वो जो टैटू मार्क्स और साथ ही उसके गधे के ऊपर वो जो कपड़ा लगा था ना उसे देखकर समझ जाता है कि ये तो एक ट्रेजर सीकर है। जिसके बाद भाई वो उसके पीछे लग जाता है क्योंकि उसके बारे में उसे काफी कुछ जानना था। अब तो मैं यहाँ पर वो कहने लगता है कि वैसे मैंने सुना है ये जो ट्रेजर सीकर होते हैं ये बस यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और लोगों को काफी बार भेस बदल के ठगते भी हैं, लेकिन काम की चीज इन्हें कभी भी नहीं मिलती। जिस पे वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहने लगता है कि जिन ट्रेजर्स की बात तुम कर रहे हो और जिन्हें तुमने देखा है ना वो मिड कोर के होते हैं, लेकिन जो असली ट्रेजर्स होते हैं वो किसी के सामने ऐसे ही थोड़ी रहते हैं, उन्हें तो घोस्ट और गॉड्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। इंसानी नजरों से वो ओझल रहते हैं, यहाँ तक कि इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो अपने पीछे बहुत बड़े डिजास्टर तक को दावत देते हैं। और अगर तुम्हें उन्हें सच में पाना है तो एंशिएंट मिस्टिकल आर्ट्स का यूज करना होगा, वरना तुम उन्हें कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अगर करने जाओगे तो मारे जाओगे। और ये कोई चोरी नहीं, ये हमारा तरीका है जैसे कि हाई कल्टीवेशन के लोग ही कर सकते हैं, इवन कि बिना खाए पिए भी वो लोग रह सकते हैं। तुमने कभी
कल्टीवेटर्स का सुना भी है, वो कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो तो बिना खाए सालों महीनों तक रहते हैं, उन्हें कभी थकान भी नहीं होती। जिस पे ज़ेनलोंग कहने लगता है कि फिर तो भैया आपने बहुत ट्रेजर्स को ढूंढा होगा, आप तो बहुत माला माल होंगे। अब फाइनली वो उस एक लेग पीस के बदले उस आयरन बर्ड का सौदा कर लेता है और सीधा अपनी दी को आके देने लगता है और कहने लगता है कि जरा देखो आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तभी यहाँ पे उसका जीजा आ जाता है जो कि यहाँ पे माला माल होने के सपने देख रहा था, लेकिन वो बताता है कि कैसे गाँव वालों ने उसे पीट पीट के उसका भरता बना दिया। अब तभी यहाँ पर उसे जैसे ही चिकन लेग पीस की खुशबू आती है तो वो कहने लगता है कि यार बड़ी कमाल की चीज लाया हो। तो तभी उसे अपना नाइटमेयर याद आता है कि कैसे यहाँ पे उसकी वाइफ ने इसको पीटा था। तो वो कहने लगता है कि हाँ पहले तुम्हारी बहन, पहले उसे दो। अब यहाँ पे ये लोग खा पी के सो जाते हैं। आधी रात को यहाँ पर जीजा नींद में बड़बड़ाने लगता है और कहता है कि चिंता मत करो, अगले दिन ना मैं तुम्हें 4 पहियों वाला 4 व्हीलर ला के दूंगा जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ये सुन के वो स्माइल करती है। तभी उसे फील होता है कि ज़ेनलोंग अभी भी जाग रहा है और वो कहने लगती है कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। जिस पे वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या दाओ फैमिली सच में बहुत ज्यादा रिच हुआ करती थी? हमने तो आज एक चिकन लेग पीस खाया, क्या आप लोग रोज खाते थे? जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और कहने लगती है कि जो बीत गया सो बीत गया, हम वापस लौट के नहीं जा सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। अब तभी नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वापस उसकी मुलाकात उस ओल्ड मैन से होती है। जैसे ज़ेनलोंग कहने लगता है कि एक बात बताओ, कल्टीवेशन करने का फायदा क्या है जब आप महीनों तक बिना खाए पिए रह सकते हो? इसमें मजा क्या है? अब जरा ये आधा खजूर खा के देखो, इसका टेस्ट स्वीट है। अब यहाँ पे वो उसे खजूर खिला के ना रिक्वेस्ट करता है कि अब चुपके तुमने मेरा आधा खजूर खाया है तो चलो मुझे अपने साथ मिला लो, क्यों हम साथ मिलके ट्रेजर हंटिंग पे चलें। जिसमें वो बंदा भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुम दाओ फैमिली से हो, दाओ फैमिली की आज ये दुर्दशा इसी वजह से हुई है क्योंकि ये लोग ट्रेजर हंटिंग किया करते थे। जिसमें ज़ेनलोंग कहने लगता है कि तुमने मुझे बोला था कि वो जो इविल वर्ड है उसने मेरी आधी लाइफ स्वयं और मेरे आधे फॉर्चून को ले लिया है, तो मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? हाँ मुझे भी अपना शहर चाहिए, मुझे भी जाना है। अब तो भी वो कहने लगता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, जिन लोगों ने भी उसका सामना किया है वो आगे चलकर उसे जरूर फेस करते हैं, पर मैं फिर भी तुम्हें एक रात सोचने का देता हूँ, अगर तुमने अपना मन बना लिया तो अगली सुबह मुझे टाउन में मिलना। ये कहते साथ ही वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। अब तभी रात का वक्त था और उसे अपनी सिस्टर की कही बात याद आती है कि अगर ये तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हारा ये होके रहेगा, और अगर ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो खुद को फोर्स मत करो। अब तभी यहाँ पे एक पत्ता उड़ते हुए इसकी तरफ आता है और वो उसे पकड़ते हुए कहने लगता है कि क्या वाकई में किस्मत होती है? अगर है भी तो भी मैं उसे अपनी मन मर्जी करने नहीं दूंगा। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइस ये सीरीज तुम्हें कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और अब ज़ेनलोंग का एक नया एडवेंचर शुरू होने वाला है जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइस अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।